मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मेरे संग की औरतें। इस पाठ में अभी तक मैंने बताया कि कैसे उनकी जो नानी थी, लेखिका की नानी, उनका आज़ादी के आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से कैसा सहयोग रहा है, वो कितनी आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार उन्होंने अपनी भागीदारी दर्शाई है, इसका वर्णन हमने अभी तक इतना पढ़ा है। आगे देखो, मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। कहने का मतलब है कि हम हाथी पर जिस आदमी का जो काम होता है उसकी क्षमता के आगे, क्षमता से अलावा हम कोई दूसरा काम उनसे नहीं करवाते हैं। मतलब जो आदमी जिस काम को करने में समर्थ है, हम उतना ही काम करवाते हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था। जुमला मतलब वाक्य। जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवाय घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद रहना, किसी काम को करने के लिए तैयार रहना। कि इस जुमले का, इस वाक्य का लेखिका को बचपन में ही कह रही है कि मुझे इसका भावार्थ समझ में आ गया था कि जब देखा कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवाय, यानी लेखिका और उसकी बहनों और जो भाई बहन थे उनके परवरिश में माँ को छोड़कर सभी प्राणी हमेशा उनकी देखभाल करने के लिए तैयार रहते थे। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। जिस चीज़ से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। मतलब ऐसा नहीं है कि ठोस काम करवाने। यहाँ पर माँ का भी आज़ादी के आंदोलन में, माँ के मन में भी आज़ादी की जो भावना थी उसे बताया गया। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, न ही कभी हमें लाड प्यार किया, न हमारे लिए कभी खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी। मतलब लेखिका कह रही है कि मैंने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा कि बच्चों का पालन पोषण करना, दूसरा घर में जो मान मर्यादाएं बनाई गई है कि बहू है तो बहू की स्थिति में रहना, ऐसा कोई उनके ऊपर पाबंदी नहीं थी। कुछ अपनी बीमारी के चलते वो, मतलब बीमार रहने के कारण वो घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और ये सब वो बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। किसका वर्णन हो रहा है? लेखिका की माँ का। आगे देखिए, फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे और न आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। मतलब इतना सब बीमारी के चलते होते हुए और घर का कोई कामकाज न करते हुए भी जो घर के अन्य सदस्य थे उनके प्रति उतनी ही श्रद्धा, उतना ही प्रेम था। साहबी खानदानी के रोग के अलावा मेरी समझ के दो कारण आए हैं। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। मतलब उनका घर में इतना वर्चस्व होना, उतना मान सम्मान होने का कारण लेखिका बता रही है कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा, वे एक की बात, गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। यानी कोई गुप्त बात है तो उसे दूसरों को कभी भी नहीं बताती। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। ये जो दो कारण बताए कि एक तो वो कभी झूठ नहीं बोलती थी तो घर के सभी लोग उनका आदर करते थे, और दूसरा कारण जो था कि किसी भी गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं हो जाता था तो उनकी दोस्ती बरकरार थी।
दोस्त भी हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मतलब माँ का जो कर्तव्य था वो कौन पूरा कर रहा था? उनके पिता पूरा कर रहे थे। मुझे याद है बचपन में ही हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले ही वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों न हो, और माँ यह जानने को भी हाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। निजत्व मतलब अपना स्वयं का को वजूद बनाए रखना, अपनी बातों का गोपनीय रखने की पूरी छूट थी। इस निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम तीन बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। लीक से खिसकना मतलब जो परंपरागत रीति रिवाज है उनसे हटकर काम करना। अपने पूर्वजों में माँ और नानी की ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिसे कतार से हाथ चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से मतलब अनुग्रह से या दया से उनके पास कभी 2 से अधिक ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। ये किसकी बात कर रही है? लेखिका अपनी परदादी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती। यानी जैन समाज में अपरिग्रह का मतलब है अधिक संग्रह न करना। इसलिए वहाँ तक तो ठीक था, पर उसका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह न ढूंढने मिली। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। मतलब उनकी जो दादी है उन्होंने मन्नत के मांगी कि मेरी जो पतोहू है उसका जब पहला बच्चा हो वह लड़की हो। तो लेखिका कह रही है कि ऐसा उन्होंने जो मन्नत मांगी तो उन्होंने क्या किया, ऐसा इसलिए नहीं मांगी थी मन्नत कि उनकी जो पूर्वज मतलब पहले कोई लड़की नहीं हो घर में तब वो कन्या पैदा होने की मांग कर रही हो, जबकि उनके जो पिताजी थे दादाजी थे उनकी बहनें भी मौजूद थी। यानी घर में लड़कियां होते हुए भी उन्होंने पहली अपनी पतोहू के पहला बच्चा लड़की ही मांगा। पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं की, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दुहराती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान से सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। मतलब नकुड़ गांव का नाम है। वहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता थी, ऐसा मानना था कि जो परदादी लेखिका की परदादी है उनका भगवान से सीधा संपर्क है, यानी भगवान से और उनकी बातचीत होती रहती है, यानी उनका तालमेल है। वह इधर तार खींचती उधर से टन से तथास्तु बजता, यानी वो जो भी मन्नत मांगती वो उनकी इच्छा पूरी हो जाती थी। मेरी दादी तो पहले ही मर्तबा में तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उनका ये गुमान न रहा होगा। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा-तफरी में आ गए कि 1 न 2 पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। कहने का मतलब है कि जो परदादी है उनकी मन्नत ऐसी रंग लाई कि लेखिका एक नहीं जबकि 5 बहनें एक के बाद एक 5 लड़कियों ने उस घर में जन्म लिया। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुश नसीबी भी हाथ आई थी। ये किसकी चर्चा हो रही है? लेखिका की परदादी की। आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हमने पाठ में पढ़ा है लेखिका की नानी के बारे में।
उसके बाद पढ़ा है लेखिका की माँ के बारे में। अब जो हम चर्चा कर रहे हैं वो किसके बारे में कर रहे हैं? लेखिका की परदादी के बारे में। हुआ यूँ कि किसी की शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। रत जगह रात को जागने का। विवाह में जब सब लोग बारात में चले जाते हैं तो औरतें पीछे से क्या करती हैं? गीत गाती हैं, नृत्य करती हैं और पूरी रात जागरण करती हैं। नाच गाने और ढोलक की थाप से के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर नहीं हुई। पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पाँव की आहट चलकर ही खुल गई। मतलब चोर के बारे में बताया कि वह भी बदकिस्मत था। वह जिस कमरे में घुसा उसमें परदादी जो दादी है वो सोई हुई थी। वह जो औरतें रात को नाच गा रही थी, ढोलक बज रहा था, तो उसके शोर से बचने के लिए वह दूसरे कमरे में जाकर सो गई थी। और जैसे ही चोर कमरे में घुसा जो दादी थी उसकी आंख खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला, माँ जी ने कहा। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी। लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांध रखियो और तरीके से छानियो। मतलब उसने कहा कि लोटा ले जाओ और जो पानी जब लेकर आओ उसे छान कर लेकर आना। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होंगी एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। यानी वो अफरा तफरी में आ गया। माँ दादी ने तो क्या कहा था कि भाई परदादी ने कहा था कि तुम ये लोटा ले जाओ और जब कुएं से पानी लो तो उस पानी को छान कर लेके आना। चोर अफरा तफरी में, मतलब घबराहट में क्या सुना, उसे लगा कि चोर ने, उसे कैसे पता चल रहा है कि मैंने अपने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा है। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गए। हुआ करे, माँ जी ने कहा। प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म ने बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजिए और पानी कपड़े से छान भरियो। आप चोर के हाथ का पी लोगी, कहा न रगड़ कर धो लीजियो। सब नाच गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अक बकाया, मतलब घबराहट के मारे घबरा गए कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात, मतलब सावधानी से के साथ पानी भरकर लोटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया गया था, पर माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तू चोरी कर चाहे खेती, बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। सो रोमांचक धंधा खेती से लगा, सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा सा, हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सन की बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने का पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी के को लेकर नाहक रोमानी ही रही। 15 अगस्त 1947 को जब देश की आज़ादी मिली, या कहना चाहिए अब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? तब मेरी उम्र 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी
बड़ी भी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स कारामजो उपन्यास पकड़ा गई। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था। मिराक मतलब मानसिक रोग। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के सभी प्राणी पलायन कर चुके थे तो और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताबें पढ़ रहे हैं तो रोना धोना छोड़कर मैंने किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स कारामजो मुझे देने में क्या तुक थी तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब इतनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़बड़ हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन का एक महत्वपूर्ण भाग भी प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियों व कठगुलाब उपन्यास के कई अंश। मतलब ब्रदर्स कारामजो का जो उपन्यास लेखिका ने पढ़ा उनका स्पष्ट रूप और उसकी झलक लेखिका ने अपनी रचनाओं में भी दर्शाई है। आगे देखिए। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना की शिकार नहीं हुई। यानी उन्हें घर में ऐसी कोई लड़की की नज़र से देखा ही नहीं जाता था, उनका साथ व्यवहार लड़कियों जैसा नहीं किया जाता। नानी, माँ की और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका उतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू हो किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण कर लेने में कोई हीन भावना आड़ी नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़कर भगत बनी। दूसरे नंबर पर थी मैं थी, घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उसके से कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने की रिवाज उसी ने चलाया था। मनु भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर गुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का है चित्रा। वह नहीं लिखती, उसका कहना है कि वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। खैर उसके बाद जब 4थी 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों में बाद में एक भाई हुआ राजीव। मज़े की बात यह कि बीच के 2 बहनें ही लेखन से बची, अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा, फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ा। खैर मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात करना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत से नतीजन धरती पर आई और लेखिका नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही जाता है, पर यहाँ तो हमसे तो
गैर लेखिका बहनें 125। चौथे नंबर वाली रेणु का नाम यह था कि गर्मी के दोपहर में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था, यूँ थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक था, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी। और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिताजी काफ़ी उड़ते घूमते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी जा रही और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर खरामा मतलब धीरे धीरे। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तभी मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा, पिताजी से पूछो। पिताजी ने कहा, नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगे, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा। कहा, बीए करो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। रेणु ने बीए तो कर लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है, नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसे शागिर्द मतलब होते हैं जो शिष्य होते हैं उनके, और जो पढ़ने वाले जो साथ के बच्चे थे शागिर्दों के ज़्यादा आते थे। अब पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ़ नहीं था, पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। क्या आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दी। हमने सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ी थी। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घबरा कर मन ज़्यादा रुझा नहीं, और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा दिया। एक बार हमें एक सी रही, घरबार और परंपरागत तरीके से हमने भले ही न चलाया हो, पर उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली, डूबी नहीं। शायद इसीलिए, जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी, मर्द बदलने के कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो काफ़ी है। शादी के बाद में बिहार के छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर भी देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर में के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए, अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के एक और छोटे से कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। तब मेरे 2 बच्चे हो चुके थे, जो स्कूल जाने के लायक उम्र पर पहुँच चुके थे।
पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा, चूँकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या बहुत कम थी, इसलिए वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों के लिए भी शिक्षा पाने को लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। इसरार मतलब आग्रह। तब उन्होंने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं, वे बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, स्कूल की छोड़िए, किसी के बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्षों तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए। बोले, खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच। सच के आगे सिर झुकाने की बचपन से आदत थी। सो मैंने तय कर लिया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता दिलूँगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्याति स्कूलों में दाखिला भी पा गए। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पर पाया मेरे लखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तराशता रहा है। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकी थी। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली की एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत है कि थोड़ा सा पानी बरसते ही वहाँ के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती। इसी कयामती बारिश के बाद वह सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों में फाइलें तैर आई थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझा है, स्कूल बंद हो गया, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह रही कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था और बरस रहा था, तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था, वह बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंची। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव रहा होगा उस दिन। जगह जगह पानी से लब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते जाना। सच, अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। यह था पाठ। अब इसमें आप इस पाठ को अलग अलग भागों में डिवाइड कर लेंगे। पहले पार्ट में हमने नानी, लेखिका की जो नानी है उसके बारे में बताया। दूसरी में हमने लेखिका की माँ का व्यक्तित्व का वर्णन किया है। तीसरा, परदादी के बारे में बताया कि परदादी का कैसे भगवान से कैसे उनका तार जुड़ा हुआ था, और जो नामी चोर है उसकी घटना है। उसके बाद जो लेखिका और उसकी बहनें कैसे कैसे लेखन के साहित्य में, लेखन के क्षेत्र में आपस में जुड़ती चली गई, उसका वर्णन किया गया है। और उसके बाद लेखिका और उसकी बहन जो रेणु है, अंतिम में उसकी चर्चा की गई है। तो ये था पूरा पाठ। इसके शब्दार्थ आपको करने हैं। प्रश्नोत्तर अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है। शब्दार्थ मैं आपको सेंड करूँगी पेज पर, वो आपको लिखने। थैंक यू।